जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री। और आपके कुछ मिनट्स इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको समझने में हेल्प करेंगे। लिहाजा आपका वक्त जो है इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। और चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, समझते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तब भी आपको इंशाल्लाह सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जवाब जो हैं वो समझ में आएंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा। जी तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो आपसे किया जा रहा है। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स: आयनाइजेशन कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट एंड एसिड बेस इंडिकेटर। जी तो बच्चों, पहला सवाल जो है उसमें हम बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट की। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली आयनाइजेशन कांस्टेंट इज़ अ kind of a quantitative measurement of the degree of ionization of an acid. It is denoted by Ka. Higher the Ka, stronger the acid. आयनाइजेशन कांस्टेंट बेसिकली जो है ना, ये बताता है कि हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। तो हाइड्रोजन आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो जो के ए है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो फिर डेफिनेटली एसिड की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीएच के केस में देखें तो व्हाट वी हैव इन द केस ऑफ अ पीएच, तो पीएच के केस में ये है कि हमारे पास जो है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अब लॉगरिथम में अगर हम नेगेटिव लेते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, तो दैट इज़ कॉल्ड पीएच। अगर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस होगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी पीओएच। तो ये पीएच और पीओएच की बात की जा रही है, लेकिन आयनाइजेशन कांस्टेंट की यही एग्जांपल है कि पीएच और पीओएच को इंटीग्रेट करते हैं। याद रखें, पीओएच जो है वो बेस इंडिकेटर है और पीएच एसिड इंडिकेटर है। अगला जो है बताया जा रहा है दैट इज़ व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? देखिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली हम ये कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशंस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। यानी कि हम मोलर कंसनट्रेशन लेंगे चार्ज आयंस की, जो अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे, इन एन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड सॉल्ट इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी जो सॉल्यूट है वो कितना हल हो सकता है किसी भी सॉल्यूशन में, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट है, ये आपने पढ़ा हुआ है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्यूशन में ऑलरेडी हल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपनी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कर देता है, आयनाइजेशन की कम कर देता है बाय द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन, एंड दिस कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसके अलावा हम ले सकते हैं चौथा सवाल, द एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? एन इंडिकेटर इन अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू मार्क आ titrations एंड पॉइंट। एसिड बेस इंडिकेटर्स शो वन कलर इन एसिड एंड अनदर इन बेस। तो लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर है। आपको पता है कि लिटमस को अगर आप डालेंगे एसिड में तो वो रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड डिसोल्यूशन। और दूसरा सवाल है एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो इसका जवाब भी जो है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है हम एसिडिक बफर की बात करेंगे और बाद में करेंगे बेसिक बफर की बात। एसिडिक बफर इज़ बेसिकली हैज़ द पीएच बिलो 7, और बेसिक बफर में जो पीएच है वो डेफिनेटली 7 से अबव होगी। एक तो ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि जब कभी भी जो है पीएच लेस देन 7 हो तो ये इंडिकेशन होती है एसिड की, और 7 से ज़्यादा पीएच हो तो दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ अ बेस। इट रेजिस्ट पीएच चेंजेस मेंटेनिंग एसिडिक पीएच। जो एसिडिक बफर होता है इट रेजिस्ट पीएच चेंज, यानी ये पीएच को चेंज होने नहीं देता और एसिडिक
पीएच को ही बरकरार रखता है। इट इज़ जस्ट पीएच चेंज इज मेंटेनिंग बेसिक पीएच, और बेसिक बफर क्या करेगा कि जो पीएच चेंजिंग है वो नहीं होने देगा और बेसिक पीएच को मेंटेन रखेगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक बफर जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि जो बेसिक बफर है वो तैयार किया जा सकता है मिक्सिंग अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और एसिडिक बफर जो है इट इज़ कैलकुलेटेड एज पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। इसका फॉर्मूला है, दैट इज़ हेंडरसन इक्वेशन। और यहाँ पर आप बेसिक बफर भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस। तो बोथ फार्मूला सेम, बस इसमें यहाँ पर पी के ए और यहाँ पर पी के बी लिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप एसिडिक बफर में लेना चाहें तो आपने एसिटिक एसिड जमा सोडियम एसीटेट लेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ एसिडिक बफर। और बेसिक बफर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले तो वैसे हाइड्रोलिसिस और डिसोल्यूशन के बारे में पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है अबाउट एसिडिक एंड बेसिक बफर सोल्यूशन, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस एंड डिसोल्यूशन की। सो देयर वी हैव हाइड्रोलिसिस एंड डिसोल्यूशन, राइट। हाइड्रोलिसिस पानी की मदद से कोई भी कंपाउंड अगर टूट जाता है उसको हाइड्रोलिसिस कहेंगे। एंड डिसोल्यूशन किसी भी कंपाउंड का सॉल्वेंट में मिक्स होना, सॉल्ट अगर आप पानी में मिक्स कर रहे हैं दैट इज़ डिसोल्यूशन। और लेट्स से दैट स्टार्च आपने जो है डाली और उसमें कोई एंजाइम्स होंगे अगर, तो फिर वो स्टार्च टूट जाएगी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, एंड दैट इज़ कि स्टार्च अपने कंपाउंड को मेंटेन नहीं रख सका और वो अपने कंपोनेंट्स में टूट गया, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कंपाउंड को तोड़ता है और डिसोल्यूशन कंपाउंड को सॉल्वेंट में मिक्स करने की सलाहियत है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर रिएक्ट्स विद सॉल्यूट। तो स्टार्च ने पानी के साथ रिएक्शन किया और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना दिया। इट इज़ द प्रोसेस इन सॉल्यूट डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। इट इज़ ऑलवेज अ केमिकल चेंज, it may be a physical change or no bond breaking occurs. In this, chemical bonds breaking necessarily occurs. Chemical bond breaking is not necessarily occurring. New substances are formed due to chemical reactions. No new substances are formed. It may not be reversed and solute is complete converted into products. इट मे बी रिवर्स, यानी आप नमक को दोबारा लैदा कर सकते हो, पानी को दोबारा लैदा कर सकते हो। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज। चलें अब है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, हाउ दे आर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो अब हमने सवाल हल करना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की तरफ अगर हम देखें और कैसे प्रोटॉन ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, तो याद रखो कि जो लेविस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड की बात करूँगा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का जो एसिड बेस है उसका जो प्रोडक्ट होता है वही कॉन्जुगेट एसिड बेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड से जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा और बेस से जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। एसिड आपको पता है कि प्रोटॉन डोनेट करता है बेस को, तो एसिड ने ये प्रोटॉन दे दिया बेस को, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया और ये जो है कॉन्जुगेट बेस रह गया पीछे। अब इसमें आ स्पीशी इज़ फॉर्म्ड, ये अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड की, तो कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो बनती है बाय ब्रॉन्स्टेड बेस। ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, इससे ये बनी है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम अ एसिड, और इस बेस ने प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन यानी एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तब ये बनी है। और कॉन्जुगेट बेस क्या है, एक ऐसी स्पीशी है जो बनती है बाय द डोनेशन ऑफ अ प्रोटॉन बाय अ एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयंस अब देखें इज़ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर एंड क्लोराइड आयन इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, ठीक है। तो ये बात आपने याद कर ली है। उसके बाद ये भी आप याद रखिएगा कि जो HCl and chloride ions and water hydronium ions are conjugate acid base pairs.
तो ये एसिड बेस पेयर्स हैं, ये भी आपने याद रखनी है बात, ठीक है। यानी कि ये एसिड बेस पेयर्स हैं, ये है एसिड और ये है बेस, ये है बेस और ये है एसिड। दीज आर जस्ट इन अ फॉर्म ऑफ अ पेयर्स, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं। दैट इज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ एन कॉन्जुगेट बेस जो है, इसकी क्या आपस में ताल्लुक़ है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या ताल्लुक़ है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आर रिलेटेड। अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को अगर हम आपस में रिलेट करें तो दिस कॉन्जुगेट एसिड एंड मतलब एसिड की लेकर कांस्टेंट और बेस का कांस्टेंट लेकर वो Kw के बराबर आता है। और इन दोनों से हम क्या ताल्लुक़ निकाल सकते हैं कि इफ़ वी जस्ट पुट इन बेस, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव Ka। तो मतलब ये है ताल्लुक़, ये है ताल्लुक़। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमने ले लिया कि अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। अगर बेसिक करेक्टर बढ़ाना है तो फिर एसिडिक करेक्टर जो है वो कम करना होगा। तो ये ताल्लुक़ है। सो इट शोज़ दैट अ स्ट्रॉन्गर एसिड हैज़ रिलेटिवली वीकर कॉन्जुगेट बेस, है ना। स्ट्रॉन्गर एसिड जो है उसका वीकर कॉन्जुगेट बेस होगा, एंड अ वीकर बेस हैज़ रिलेटिवली अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। और एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर समझना चाहें तो हम ले सकते हैं HCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड वाइल कॉन्जुगेट बेस क्लोराइड इज़ अ वीकर बेस। तो आई होप सो ये आंसर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फील हुआ होगा और आप इस एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस, विच इज़ क्वेश्चन नंबर ई, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स दैट आर Arrhenius bases, Bronsted-Lowry bases and Lewis bases. State which type of basis each reactant is. Explain your answer. यानी हमने यहाँ पे क्या सवाल क्या किया जा रहा है वो समझते हैं। यहाँ पे 3 रिएक्शंस दिए जा रहे हैं, आपके सामने ये तीनों रिएक्शंस, ठीक है। दिस इज रिएक्शन नंबर 1, 2 एंड 3। तो इन रिएक्शंस में क्या पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स दैट आर Arrhenius bases। Arrhenius आपको याद होगा ऐसी बेसिस जिनके पास OH होता है। Bronsted-Lowry bases, और Bronsted-Lowry bases वो हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं। एंड Lewis bases ये हैं जो लोन पेयर दे सकती हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। स्टेट विच टाइप ऑफ बेसिस ईच रिएक्टेंट इज़, और हर तीनों रिएक्शंस में किस किस किस्म की बेसिस आपको नज़र आ रही हैं। तो जहाँ पर आपको OH नज़र आ रहा है वहाँ पर तो Arrhenius बेस होगी, डेफिनेटली ये एक Arrhenius बेस है क्योंकि ये OH दे सकती है। और डेफिनेटली HF जो है ये प्रोटॉन दे सकता है, तो ये HF इज़ अ एसिड जो प्रोटॉन दे सकता है, एंड H2 इज़ अ बेस। यहाँ पर ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस होगी क्योंकि ये से प्रोटॉन ले सकती है, तो इट्स अ बेस। और यहाँ पर जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है हाइड्रोजन आयन को, तो यहाँ पर अमोनिया जो है ये बेस होगी। तो ये है लिविस की बेस, ये है Arrhenius की बेस, और ये है लॉरी ब्रॉन्स्टेड की बेस। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलें इसका आंसर भी हम प्रॉपरली आपको बता देते हैं। तो बच्चों इसमें आपको जो मैंने अभी बता दिया वो यही था, आप बस इसको आप नोट डाउन कर लें। इन दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ Arrhenius बेस बिकॉज इट गिव्स हाइड्रोक्सी आयंस इन aqueous solution। अगर आप दूसरी इक्वेशन में देख रहे हैं तो HF इज़ अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड since it donates a proton to water and it produces conjugate base F. So water is a Bronsted-Lowry base since it accepts protons from HF and produces conjugate acid. और तीसरी इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि अमोनिया इज़ अ Bronsted-Lowry base since it accepts a proton and produces conjugate acids. तो इस तरह से आप तीनों इक्वेशंस के अंदर आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन सी बेसिस किस किस की हैं, ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैन बिहेव एज ईदर एन एसिड। एक एम्फोटेरिक, जैसे पानी आपको पता है एम्फोटेरिक होता है,
तो वो एसिड के तौर पे और बेस के तौर पे दोनों के तौर पे बिहेव करता है। क्योंकि जब पानी जो है वो एसिड के साथ आएगा तो वो बिहेव करेगा बेस के तौर पे, लेकिन पानी जो है जब वो बेस के साथ आएगा तो वो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। तो ऐसी स्पीशी जो दोनों की तरह बिहेव कर रही है वो होती है एम्फोटेरिक। एम्फो मीन्स हाफ, टेरिक मीन कंडीशन होना, एम्फोटेरिक यानी हाफ कंडीशंस होना, यानी कि इसमें एसिडिक कंडीशन भी है और बेसिक कंडीशन भी मौजूद है। यहाँ पर ये बेस है, यहाँ पर ये एसिड है, पानी की बात हो रही है। आइडेंटिफाई वेदर वाटर बिहेव एज अ एसिड और अ बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एसिड है तो ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये एसिड है, वीक एसिड है, लेकिन यहाँ पर पानी बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बस पानी एसिड है, बाकी तीनों इक्वेशंस में पानी जो है वो रिएक्ट कर रहा है एज अ बेस। तो बच्चों इस जवाब को भी हम प्रॉपरली ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको पता है कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करता है। तो पानी पानी के साथ ही क्या बिहेव कर रहा है, लुक एट दैट। पानी पानी के साथ ही एसिड भी है और बेस भी है, क्योंकि पानी ही पानी को प्रोटॉन दे भी देता है और पानी ही पानी से प्रोटॉन ले भी लेता है। सो दिस इज़ अ डुअल करेक्टर ऑफ वाटर। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डोनेट्स प्रोटॉन, so it's a Lowry Bronsted acid, and second molecule of water is accepting a proton, so it's a Lowry Bronsted base। तो ऐसा कंपाउंड जो दोनों सलाहियतें रख लेता है, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। लेकिन अगर इसी पानी को एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो पानी जो है वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है द वाटर एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, या ये प्रोटॉन जो है वो वाटर ले लेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और इस तरीके से क्लोराइड आयन बनेगा, एंड दैट इज़ अ बेस क्वालिटी। और यहाँ पर आप दूसरे रिएक्शन में देखें कि यहाँ पे अब बेस अमोनिया है और वाटर एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि अब ये क्या करेगा, अमोनिया को प्रोटॉन देगा। देखें यहाँ पर प्रोटॉन एसिड ने दिया और पानी ने लिया, यहाँ पे प्रोटॉन पानी दे रहा है। तो जो स्पीशी प्रोटॉन देगी वो है एसिड अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। यहाँ पे HCl प्रोटॉन दे रहा था, ये एसिड था, यहाँ पे पानी प्रोटॉन दे रहा है अमोनिया को, तो ये एसिड है। और देखें प्रोटॉन निकल कर जब अमोनिया में जाएगा वो अमोनियम बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, अमोनियम बन जाएगा। ये ऊपर बनेगा निशान लाइक दिस। सो अमोनियम जो है वो बन जाएगा पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सी आयंस बनेंगे। तो वाटर डोनेट्स प्रोटॉन टू अमोनिया, सो वाटर इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। सो द स्टोरी इज नॉट ओवर प्यारे बच्चों। अभी यहाँ पे अब देखें हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और वाटर है। अब नाइट्रिक एसिड है ना, तो इट गिव अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसको दे देगा, ये डेफिनेटली प्रोटॉन दे देगा वाटर को। तो लिहाजा वाटर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ पर साथ आपको नज़र आएगी दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रेट। क्योंकि नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन जब निकाल दिया तो व्हाट डू वी हैव, डेफिनेटली वी हैव नाइट्रेट लेफ्ट। सो वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन हेयर, तो पानी बेस है। एसिटिक एसिड के केस में भी अब आप कहोगे सर ये वाले हाइड्रोजन्स क्यों नहीं छोड़ता ये जो कंपाउंड है, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और ये वाला बेसिकली आप कह लो कि जो हाइड्रोजन है ये छोड़ा जा सकता है, जस्ट ये वाला CH3COOH। तो यही हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा, ये हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे। 4 हाइड्रोजन एसिटिक एसिड नहीं निकाल सकता, सिर्फ एक ही निकालेगा। सो ये जो आपको लास्ट में नज़र आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ हाइड्रोजन आयन जो बाहर आएगा और जाकर एंटर कर जाएगा वाटर पार्टिकल में और इसको बेस बना देगा। सो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ एसीटेट आयन बनेगा। सो यू गोना कॉल्ड, अगर ये चला जाए तो दिस स्पीशीज कॉल्ड एसीटेट आयन। ठीक है, इसको आप जो है वो एसीटेट आयन के तौर पे जो है वो याद रखेंगे। सो ये तो हो गया हमारा इस सवाल का जवाब, विच वॉज क्वेश्चन नंबर F। चलें, अब आपको नज़र आ रहा है नीचे क्वेश्चन नंबर G भी नज़र आ रहा है। सो G क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सॉल्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू डिज़ोल्व मोर रिलिडली इन एसिडिक सोल्यूशन, यानी कौन सा सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होगा जल्दी से एसिडिक सोल्यूशन में, बेरियम कार्बोनेट या कॉपर सल्फाइड, एक्सप्लेन। तो बेरियम कार्बोनेट पानी में जल्दी से हल होगा या एसिडिक सोल्यूशन में जल्दी से हल होगा, या कॉपर सल्फाइड जल्दी से हल होगा
एसिडिक सॉल्यूशन में। और इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है बेरियम कार्बोनेट का और कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर सल्फाइड का सॉरी, दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ द वैल्यू एंड देयर वी हैव द वैल्यू। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा होगा ज़्यादा अच्छा डिज़ोल्व एसिडिक सॉल्यूशन में? चलिए इसका जवाब निकालते हैं। देखें बच्चों, बेरियम कार्बोनेट जो है वो बेसिकली हैज़ अ हायर KSP वैल्यू, यानी कि इसकी जो KSP वैल्यू है वो ज़्यादा है बेरियम कार्बोनेट की इन एक्वा सॉल्यूशन। सो इट्स सॉल्युबिलिटी इज़ हायर इन एक्वा सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं बेरियम कार्बोनेट जो है वो इस वक्त आयोनाइज हो रहा है Ba+2 में और कार्बोनेट -2 में। सिंस द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, so the carbonate ions react with the acid to produce carbon dioxide. So carbonate ions are removed from the equilibrium. Hence the barium carbonate equilibrium further shifts to right. तो अब चूंकि जब बेरियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में जाता है तो वो कार्बोनेट रिलीज़ करता है। अब कार्बोनेट तो एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करके एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जा रही है, जिसकी वजह से कार्बोनेट कम हो जा रही है। तो बेरियम कार्बोनेट के पास तो कार्बोनेट का रहना सॉल्यूशन के अंदर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जिस वजह से रिएक्शन जो है वो शिफ्ट टू राइट, यानी कि वो राइट ही रहेगा। The KSP value of copper sulfide is very low, indicating a very low solubility in aqueous solution. Further, it does not react with acid. So this barium carbonate dissolves more readily in acidic solution compared to copper sulfide. तो हम ये कहेंगे कि कॉपर सल्फाइड से ज़्यादा ही अच्छा है बेरियम कार्बोनेट डिसोल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। तो बेरियम कार्बोनेट जो है वो ज़्यादा अच्छा डिसॉल्व होगा। प्यारे बच्चों याद रखो, इन्होंने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं KSP की रिएक्शंस में, क्वेश्चन में, उनका फ़िलहाल मैंने कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया इस आंसर में। तो यू डोंट नीड टू वरी कि सर ने ये यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया। इसके यूटिलाइजेशन के बगैर ही हम कॉन्सेप्ट आउट कर सकते हैं। बहरहाल अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि हम इनकी KSP वैल्यूज़ निकालनी हो तो फिर डेफिनेटली हम इन कांस्टेंट का जो है वो यूज़ करेंगे। आप खुद देख भी सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि 1.1 इंटू 10⁻10 लिखा हुआ है, जो कि एक बड़ी वैल्यू है KSP की, और 8 इंटू 10⁻34 लिखा हुआ है, जो कि एक छोटी वैल्यू है। तो टेक्निकली इक्वेशन से ही हमें, क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि बेरियम कार्बोनेट की KSP काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है, और कॉपर सल्फाइड की KSP की वैल्यू काफ़ी छोटी है। सो इसका डिसोल्यूशन भी काफ़ी कम रहेगा। चलें जी, ये भी हो गया जवाब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एच की तरफ। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर एच। लुक एट दिस। सो एच क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाई डज कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लेस सॉल्युबल सॉल्ट? कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी कम कर देता है ऑफ अ लेस सॉल्युबल सॉल्ट, जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑलरेडी कम होती है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट कम क्यों कर देता है? दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो बच्चों इसका जवाब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी बुक से ही रेफरेंस ले लेते हैं हम कि लेट्स से दैट हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है लेड क्रोमेट का, दैट इज़ PbRCO4, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, PbRCO4। अब ये PbRCO4 जो है अगर इसको हम पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, लेड आयंस और क्रोमेट आयंस देता है। और हाँ, अब हम इसके साथ सोडियम क्रोमेट डाल देते हैं। अब सोडियम क्रोमेट भी डेफिनेटली सोडियम आयंस और क्रोमेट आयंस देगा। सोडियम क्रोमेट इज़ मोर सोल्यूबल, जिसका हाई KSP वैल्यू है, एंड लेड क्रोमेट से सो सोडियम क्रोमेट आयनाइजेस इन वाटर एंड गिव्स कॉमन आयन क्रोमेट आयंस। The increased concentration of common ion and shift the lead chromate equilibrium in backward direction, that the solubility of lead chromate is decreased। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑलरेडी अगर आपके पास मौजूद है लेड क्रोमेट सॉल्यूशन में और आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है लेड क्रोमेट का, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और सोडियम क्रोमेट जो है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जब हमने सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन में डाला तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की
जो सोलिबिलिटी थी वो कम हो गई और सारा का सारा सोडियम क्रोमेट जो है वो डिसॉल्व हो गया और जो लेड क्रोमेट है वो आयंस बनकर क्रिस्टल्स बनकर सिस्टम में नीचे बैठना शुरू कर दिया। तो लिहाजा हमने ये सीखा कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोलिबिलिटी जो है वो लेस हो जाती है किसी लेस सोल्यूबल सॉल्ट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली लेस सोल्यूबल है, इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो गई, हालांकि ये सैचुरेटेड था। और जो दूसरा सोडियम क्रोमेट था जो हमने डाला उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, इज जस्ट बिकॉज कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ज़्यादा के पावर रखता है किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व होने की। चले अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है विच इज़ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आई। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, मेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास अब जवाब बन रहा है इस सवाल का वो ये है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का। व्हेन अ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentrations ऑफ oppositely charged ions in equilibrium with its solid salt in its saturated solution at a given temperature is constant. So the constant is called solubility product is denoted by KSP. और जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले मैं लूँगा किसको, नेचर ऑफ सॉल्ट को, देन टेम्परेचर, देन पीएच एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं जे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जे क्वेश्चन में किया जा रहा है प्रूव बाय इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड क्रोमेट। ठीक है, ये ऑलरेडी वैसे मैं एग्जांपल आपको समझा चुका हूँ। प्रूव बाय इक्वेशन अब पूछा गया है, तो अगर हम सोडियम क्रोमेट को जो है डाल देते हैं ऑलरेडी लेड क्रोमेट के सोल्यूशन में, तो नो डाउट सोडियम क्रोमेट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और लेड क्रोमेट जो है वो पीपीटीज बन के नीचे बैठ जाएगा। लेकिन इसको हमने इक्वेशन से शो करना है। ठीक है, तो इसका जवाब वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो बस ये दो इक्वेशंस आप बना दो। ठीक है, ये लिख दो इक्वेशन और ये लिख दो, तो ये आपने इनकी सॉल्युबिलिटी को शो कर दिया। प्यारे बच्चों उसके बाद सवाल किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर के। अकॉर्डिंग टू द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कैन एक्ट एज एन एसिड। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी तो बच्चों लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। क्यों? देखो बच्चों, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इवन आफ्टर शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बना लेता है, लेकिन 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं। और लेविस ने ये समझाया था कि ऐसा पार्टिकल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की पावर हो, चाहे वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है या आयरन ट्राइक्लोराइड है या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, ये सब के सब जो हैं लिविस एसिड्स हैं। या कोई ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इवन लिविस ने उनको भी लिविस एसिड्स कह दिया था। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अमोनिया जो है वो अपना लोन पेयर दे रही है बोरॉन को, और इस तरह ये डोनर बन रही है और ये एक्सेप्टर बन रहा है लोन पेयर का, इलेक्ट्रॉन पेयर का। इस तरीके से ये एरो का निशान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता हुआ नज़र भी आ रहा है इन दोनों के दरमियान। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अमोनिया बतौर बेस और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बतौर एसिड जो है वो एक्ट कर रहा है। सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज़ अ वेरी गुड लिविस एसिड एंड रिएक्ट्स विद मैनी लिविस बेसिस लाइक अमोनिया। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन इज दिस 1 × 10⁻⁵ मोलर्स, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? वेरी इजी क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे तो बस आपने पीएच का जो फार्मूला है, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये लगाना है और डेफिनेटली इसको आपने सॉर्ट आउट कर लेना है। कैसे? देखिए जब आप ये वैल्यू इस तरह फार्मूला पुट करेंगे तो 1 को लिखा या ना लिखा जाए एक ही बराबर होता है, तो ये जो पावर है ये बैक साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो -5, -1, दैट इज +5, और log 10 जो है वो 1 के बराबर होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये कंसंट्रेशन है
1 × 10⁻⁵ मोलर्स, डेफिनेटली pH 5 होगा। एंड pH 5 इंडिकेट करता है ये एसिडिक pH है। सो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सफ़र क्वेश्चन आंसर्स का। आई होप सो यू एंजॉयड ऑल द वीडियो और आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ रहिएगा। और अगर आपने ट्यूशन पढ़नी है तो वी हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके आप हमसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ख्याल रख सकते हैं इस चैनल का भी। और हाँ, जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और एक बात और सुने, अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है GS Academy के प्लेटफॉर्म से तो आप चैप्टर का नाम लिखें, कीवर्ड डालें शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ लिखें GS Academy, यानी यूट्यूब सर्च बार पे GS Academy आपने लाजमी लिखना है, ताकि फिर आपको कोई भी वीडियो चाहिए वो हमारी मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।